नारी शक्ति और इतनी धीरे जय, और वो भी भारत माता की, मुझे जची नहीं। भारत माता की अभी नहीं जचा। सब व्यवस्था है यहाँ पे। इस बार सभी तैयार हैं? मुट्ठी बांधकर, दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की, ये हुई ना आवाज। आज किसान कल्याण परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुधीर जी त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती संगीता त्यागी जी, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आलोक जी पांडे, और मंच पर उपस्थित वीरेंद्र जी सचिव, उपाध्यक्ष शिवराज सिंह जी, और सरिता जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, जिनका उद्बोधन थोड़ी देर में होने वाला है, और ऐसे ही मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सामने विराजमान सभी मेरे भाइयों एवं मातृशक्ति के रूप में विराजमान मेरी माता और बहनों, आज मैं सबसे पहले तो किसान कल्याण परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये कार्यक्रम जो किया और उसमें भी नारी शक्ति की ताकत को पहचाना, और विशेषकर आज इतनी बहनों के यहाँ पर उपस्थित होना, मैं सोचता हूँ कि अब वो समय आ चुका है जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। और वास्तव में इस देश के अंदर आज मैं देख रहा हूँ कि कृषि हो चाहे देश के किसी भी क्षेत्र में हो, आज हमारी बहनें कहीं पर भी पीछे नहीं है। और मैं तो ये बात भी कहूंगा कि भारत की आजादी में भी अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो उसमें भी हमारी बहनों का योगदान था, नारी शक्ति का सबसे बड़ा योगदान रहा। सन 57 की क्रांति को हम जानते हैं, जब शुरुआत हुई थी तो वहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि आजादी से लेकर हर जगह पर जहां भी आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए हमारी बहनों ने बलिदान देने में भी कहीं कसर नहीं छोड़ी। और नारी शक्ति वास्तव में जब तक देश में जागृत नहीं होती तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम समृद्ध किसान की, समृद्ध गांव की और समृद्ध देश की बात तो करते हैं, लेकिन जब तक दोनों हम साथ नहीं चलेंगे तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जैसा कि हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, और हमारी संस्कृति के अंदर हमने नारी को प्राथमिकता दी है, आगे रखा है। जहां अगर देवी देवताओं की बात भी होती है तो वहां पर भी राम और सीता का नाम लिया जाता है तो सीताराम पहले बोला जाता है। राधा कृष्ण की बात की जाए तो पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। और इस तरह से अगर देवी देवताओं में बात करें तो आज चाहे धन का भंडार है तो लक्ष्मी देवी जी हैं, और अगर बात करें शक्ति के अंदर तो दुर्गा है। तो आज वास्तव में ऐसे देवभूमि के ऊपर आज यहाँ पर हम सब खड़े होकर ऐसी बहनों के बीच में ये कार्यक्रम का आयोजन करना, और वास्तव में आज मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह से बात की, और आज इस संगठन के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को गांव-गांव और डगर-डगर तक और घर-घर तक पहुंचाना, इसका संकल्प लेना। मैं सोचता हूं कि भारत का जो हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बनाना, उसमें निश्चित रूप से हम सफल हो पाएंगे।
देश के अंदर भारत की आजादी मिली और आजादी के बाद कृषि के अंदर हो चाहे हर क्षेत्र के अंदर हो, बातें जरूर की गई कि कृषि का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन उसके लिए योजना बनना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी किसान परिवार से आते हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं, और आज जैसा कि यहाँ पर विषय भी किसान महिलाओं का कार्यक्रम है, और किसानों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद में किसानों के लिए योजनाएं तो बनी, लेकिन वास्तव में उसके लिए योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान कितना था, इस पर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। 2014 से पहले कृषि का टोटल जो बजट होता था, वह कृषि का बजट हाईएस्ट अधिकतम अगर रहा तो वो 23,000 करोड़ रुपए रहा, कभी 20,000 करोड़ तो कभी 18,000 करोड़ तो कभी 21,000 करोड़, और अधिकतम 2013 के अंदर 23,000 करोड़ रुपए। और उसमें से भी आधे अधिकारियों की सैलरी में चले जाते थे, कुछ बचे हुए जो पैसे होते थे वो तनख्वाह के अंदर के अतिरिक्त कुछ योजनाओं में जाते थे, और बाकी बचे हुए उनके आपको पता है किस तरह से उसकी लूट होती थी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2014 के बाद आज अगर कृषि की बजट की बात करें तो कृषि का बजट जहां उनके समय में 23,000 करोड़ रुपए होता था, अभी कृषि का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए इस साल का बजट है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश के अंदर आने वाले समय में कृषि के ऊपर सरकार किस तरह से ध्यान दे रही है। जहां सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए से किसान की किसानी को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर थोड़ा मंथन करने की आवश्यकता है। 23,000 करोड़ से देश का 23,000 करोड़ से देश का किसानी, जो आज देश की 70% आबादी किसानों की है, और उन किसानों के लिए कृषि का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए, ऊंट के मुंह में जीरा जैसे कहते हैं वैसे स्थिति। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के लिए भी योजना बनाई और कृषि के लिए बजट का भी प्रावधान किया। और उसमें बजट के अंदर भी अगर बात करें तो कृषि के अंदर टोटल बजट जो है, आज उसमें से कृषि के टोटल बजट में से 65,000 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं, किसान सम्मान निधि के तौर पर। सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए होता रहा, आज मोदी जी एक साल में 65,000 करोड़ रुपए तो किसान सम्मान निधि के तौर पर 2,000 रुपए हर 4 महीने में एक बटन दबाते हैं, और 11.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचते हैं, प्रति वर्ष 6,000 रुपए। ये रकम अगर मैं आपको बताऊं तो पिछला जब उनके समय में टोटल 23,000 रुपए होता था, उनको अगर 2 साल से योजना प्रारंभ हुई है और 2 साल का अगर टोटल बजट जोड़ भी देते, अगर उनका टोटल जोड़ देते तो भी 46,000 करोड़ रुपए होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मान निधि के लिए डायरेक्ट किसान में जो किसान के खाते में रकम डाली है, वही रकम 1,57,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचे डायरेक्ट। किसानों के लिए बजट बढ़ाना, किसान को डायरेक्ट बेनिफिट देना, ताकि किसान को जो इनकम बढ़ाने की बात की कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, तो उसके लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है। और कृषि के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसान ही नहीं, कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे ऐसे गांवों के अंदर कई योजनाएं और भी बनाई, जिसमें आपको पता होना चाहिए हमारी बहन बेटियां सोच जाती थी तो रात का इंतजार करती थी, या कभी आपने देखा होगा सड़क के किनारे बैठी थी, कोई व्यक्ति आता था उसकी इज्जत तार तार होती थी। उन बहनों की इज्जत को बचाने का अगर किसी ने काम किया तो आपको पता है घर घर शौचालय बनाकर बहनों को इज्जत देने का काम किया। देख सकते हैं आजादी के 70 साल बाद भी देश के अंदर हमारी बहनों को शौच जाने के लिए किसी सड़क का या किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ता था, किसी पेड़ और झाड़ी के पीछे बैठकर वो शौच जाती थी। कहाँ गए थे वो लोग जिन्होंने हमारी बहनों की इज्जत को नहीं बचाया? उन्होंने की एक छोटी सी बात है, लेकिन वो देश की महिला और उस बहन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिसके घर पर शौचालय नहीं होता और उसको शौचालय मिलता है, तब उसको पता चलता है कि मेरे लिए प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम किया।
गांव के अंदर रहने वाली बहनें जब खाना बनाना होता था तो उस समय आपको पता है गांवों के अंदर खाना बनाने वाली हमारी बहनें जब लकड़ी गीली होती थी बरसात के समय में फिर भी वो रोटी बनाती थी, चाय बना कर देती थी। हम बाहर बैठे कह देते थे पुरुष लोग तो कि खाना बनाओ, मेहमान आए, चाय बनाओ, लेकिन कभी मेरी बहनों ने कभी उफ तक नहीं कहा कि मेरे आंखों में आंसू आ रहे, मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, चाय नहीं बनाऊंगी। लेकिन उसने सम्मान पूर्वक रोटी भी बनाई और गीली लकड़ी से खाना बनाकर आंखों के आंसुओं को पहुंचते पहुंचते उसने रोटी बनाकर, चाय बनाकर हमको देने का काम इन्हीं बहनों ने, आप बहनों ने करने का काम किया। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी उनके आंसुओं को पहुंचने का किसी ने काम किया तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गांवों के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। जहां शहरों में लाइन लगती थी, 15-15 दिन, महीना गैस कनेक्शन नहीं मिलते थे, लेकिन आजादी के बाद में इन बहनों के आंसुओं को पहुंचने का काम किया तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज गांव में गैस का कनेक्शन लेने के लिए एजेंसी वाले पीछे घूमते हैं, टंकी वाले पीछे घूमते हैं कि टंकी ले लो, वरना पहले हम लाइन लगाया करते थे। ये शहर में रहने वाले लोग भी जानते हैं हालात कैसे। आज गांवों के अंदर गैस की टंकी पहुंच रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के अंदर रहने वाले ऐसे गरीब व्यक्ति जिन्होंने कभी सोचा था कि हमारा भी पक्का मकान बनेगा, दिल्ली के आसपास एनसीआर में तो हो सकता है कि पक्के मकान बने हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मैं आता हूं जहां रेगिस्तान के दौरों में, जहां पर गरीबी को मैंने भी बचपन में देखा गरीबी क्या होती है। और गरीब परिवारों के लिए पक्का मकान बनाने का सपना जो कभी पूरा नहीं होता था, उसके पूरे करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई और योजना के तहत पक्के मकान बना कर दिए जा रहे हैं। लाइट के लिए भी आपको पता है देश की आजादी के 70 साल बाद आजादी के सिर्फ इस देश के अंदर 36% घरों के अंदर रोशनी थी। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे उस समय देश में 36% घरों के अंदर रोशनी थी, लाइट नहीं थी। हमारी बहनें, हमारे भाई शिक्षा के लिए रात को दीपक के रोशनी से पढ़ाई करते थे, उनकी आंखें कमजोर होती थी, या तो उनको स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था, वो बहनें स्कूल छोड़ दिया करती थी। लेकिन उन बहनों को रोशनी देने का गांव के अंदर लाइट पहुंचाएगा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर लगभग 95% से अधिक घरों के अंदर लाइट पहुंच चुकी है। देश के आजादी के बाद में भी इस देश के अंदर लाइट सिर्फ 36% घरों के अंदर थी। किसने चिंता की, कभी सोचा नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज आने वाले समय ऐसी कई योजनाएं, आज चाहे ये कोरोना का संकट था, कोरोना के अंदर हम सब घर में थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा कृषि के अंदर भी आप और हम सबको पता है कि सारे मंत्रालय, जहां तक गृह मंत्रालय और चिकित्सा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय लगातार काम कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई और समय समय पर एडवाइजरी जारी की, किसानों को छूट दी कि देश के किसान की खेती खेत में बर्बाद नहीं होनी चाहिए, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, मजदूरों में छूट दी और जो इक्विपमेंट थे वो आने जाने की उसकी परमिशन दी गई ताकि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो गरीब परिवार है उनको लगभग 80 करोड़ ऐसे गरीब परिवार है जिनको निःशुल्क खाद्य सामग्री के तौर पर खाद्य सामग्री दी जा रही है देश के अंदर। वरना पहले ऐसी आपदा आती थी तो कोई उनको पूछने वाला नहीं होता था, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार निःशुल्क अनाज वितरण करना ये सब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और कहना चाहता हूं कि देश के अंदर अगर पानी की बात करें तो आज ऐसे कई गांव हैं जिनके लाखों गांव होंगे जहां पर आज भी पानी का अभाव है, पानी की समस्या है, पानी पीने का पानी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जिस क्षेत्र से मैं भी आता हूं और राजस्थान यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई गांव हैं जहां पर पानी के लिए कम से कम 1-1, 2-2, 5-5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, पानी लाने के लिए 10-10 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 2024 तक हर घर नल योजना के तहत कोई भी घर देश का वंचित नहीं रहे, जिस घर के अंदर लाइट पानी नहीं पहुंचे सबके पानी पहुंचेगा और वो भी पानी की टूटी से स्वच्छ जल पहुंचाने का भी संकल्प अगर किसी ने लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। इस तरह से विकास की एक अंतिम व्यक्ति की चिंता की जाती है कि कौन अंतिम अंत्योदय का नारे की बात तो जरूर की गई इस देश में,
लेकिन अंतिम व्यक्ति के लिए योजना क्या बनी? अब जब योजना बनती है तो सबके लिए बनती है, किसी एक व्यक्ति के लिए योजना नहीं बनती है। पहले इसके करवा दो, इसके करवा दो, और उसके बाद में कहीं क्षेत्रवाद को, कहीं जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, उसके अनुसार काम किया गया। लेकिन अब जब योजना बनती है तो सभी के लिए योजना बनती है, और वो भी आपको पता है कि बिना भ्रष्टाचार के डायरेक्ट सीधा खाते में। जब ये खाते खोले जा रहे थे, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देखा पूरे गांव के अंदर, जहां पहले प्रधानमंत्री कहा करते थे हम तो 100 रुपए भेजते हैं, नीचे 15 रुपए पहुंचते हैं, लेकिन इस बात की बात को जरूर करते थे कि 15 रुपए पहुंचते हैं, नीचे बिचौलिए खा जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उसके लिए कोई व्यवस्था की गई? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते ही उन्होंने सभी गांवों के अंदर उन्होंने कहा कि सबके खाते खोले जाए, और सभी के खाते खोले गए। उस समय कुछ विपक्ष के लोगों ने ये जरूर कहा कि ये फोटोकॉपी की सरकार है, फोटोकॉपियां करवा रही है, लेकिन उसका अगर वास्तव में आज उसका सबको हमको देखने को मिल रहा है कि सभी के जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए, और उसी का परिणाम है कि आज चाहे सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे नरेगा का पैसा हो, चाहे हमारी बहनों के पेंशन का पैसा हो, हर पैसा जो भी बुजुर्गों के लिए पेंशन का पैसा सीधा उनके खाते में जाता है, कोई बीच में बिचौलिया खा नहीं सकता। ऐसी सारी योजनाओं को लेकर जिस तरह से परिषद ने काम प्रारंभ किया है, उसमें मैं आपको कृषि के बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जब हम गांव और गरीब की बात करते हैं तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया है। 10,000 एफपीओ बनेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेरी बहन को आज सम्मानित किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस बहन को कि उसने आगे आकर एफपीओ बनाने का निर्णय लिया, और वो आज समूह बनाकर अपने आप को स्टैंड तो कर ही रही है, पर पूरे गांव को भी समृद्ध करने का काम वो कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10,000 जो एफपीओ बनेंगे वो क्या है। कुछ मेरी बहनों को हो सकता है कि एफपीओ के बारे में जानकारी नहीं हो। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो होगा जिसमें छोटे छोटे किसानों का समूह बनेगा। आज जैसे दूध का डेयरी का जिस तरह से कंसेप्ट अमूल की डेयरी है, बहुत बड़ा एक उदाहरण हम सबके सामने। छोटे छोटे किसान और छोटे जो पशुपालक है वो सब मिलकर उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने एक जिस तरह से उन्होंने अमूल डेयरी का स्थापना की, और उसकी वजह से आज सभी किसानों का दूध वहां पर आता है, और उसके बाद में दूध का पैसा उनको उसी समय मिल जाता है, और साल के अंत में जितना भी उस डेयरी का प्रॉफिट होता है वो सभी किसानों में शेयर किया जाता है, सब किसानों को बोनस के रूप में देते हैं। वैसे ही अब अपने छोटे छोटे किसान अपनी फसल का समूह बनाएंगे, और वो जैसे अगर मान लो आपके यहाँ पर कोई उदाहरण के तौर पर कोई खेती होती है, मान लो मूंग होता है, बाजरे का या मोट होते हैं, गेहूं होता है, जो भी उत्पादन होता है, अनार की खेती हो सकती है, सेब की खेती हो सकती है, ऐसी जितनी फसलों की खेती होती है, ऐसे सारे किसान समूह मिलकर अगर अपना संगठन खड़ा करते हैं, जैसे आलू हो गया, आलू के किसान मिलकर एक समूह बना लें, और वो जो उसकी वैल्यू एडिशन करके और उसके बाद उसको बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट सबको मिलेगा। आज एक आलू है जो जब किसान की फसल आती है उस समय किसान बेचने जाता है तो मंडी के अंदर उसको वो जो बोली देने करने वाले व्यापारी होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं, और उनको पता है कि किसान की हिम्मत है, किसान की जितनी क्षमता है वो सिर्फ उसकी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 15 दिन रोक सकता है, उससे ज्यादा वो अपनी फसल को नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो उतने दिन तक उसको रोक के रखते हैं, और किसान को कहते हैं तेरे को अगर आलू 2 रुपए किलो या 5 रुपए किलो में या 3 रुपए में देने हैं तो दे, वरना वापस जा। और किसान को मजबूरी में 1-2 रुपए के अंदर आलू बेच के आना पड़ता है, 2-5 रुपए के अंदर। और अगर वही किसान के खेत के अंदर अगर कोल्ड स्टोरेज बन जाए, और वही किसान के खेत के अंदर अगर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, तो उस आलू से जो व्यापारी आलू की चिप्स बनाता है, वही आलू जो उसने 2 या 5 रुपए में खरीदा, उसकी रेट वो आपको पता है सिर्फ 10 ग्राम के भी 50 रुपए या 10-20 रुपए लेता है। वही आलू 100 रुपए या 150-200 रुपए के अंदर आलू की रेट हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, उसके अंदर उसकी पैकिंग करते हैं, और पैकिंग करके और उसकी प्रोसेसिंग करके और उसके बाद में मार्केट में बेचते। जिस किसान के खेत से उसने 2 रुपए में जो 5 रुपए में खरीदा, वही आलू उसको 100 रुपए और 200 रुपए के अंदर वो बेचता है, लेकिन किसान को सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। ऐसी योजना के तहत जितनी भी फसल है सारी के लिए, मैं उदाहरण के तौर पर मैंने आलू का जिक्र किया है,
हर फसल से बाय प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट को किसान अपने खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं खोल सकता, किसान स्वयं की पैकिंग क्यों नहीं कर सकता, किसान अपने खुद का प्रोसेसिंग करके और मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कहना चाहता हूं कि एक अकेला किसान ये सारा नहीं कर सकता, लेकिन अगर इतने सारे किसान मिलकर, अगर सारे किसान अगर मिलकर आलू की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, मुझे बताइए। और इसके लिए भारत सरकार ने व्यवस्था की है कि एक एफपीओ बनाइए, समूह बनाइए। उस एफपीओ बनाने वाले समूह को भारत सरकार 33 लाख रुपए की सहायता देती है, जो आपसे वापस नहीं मिलेगी। उसमें 15 लाख रुपए इक्विटी ग्रांट के होंगे, जिसमें किसान 2000 रुपए देगा तो भारत सरकार भी 2000 रुपए देगी। 750 किसानों तक भारत सरकार मदद करेगी, यानी कि 15 लाख रुपए किसानों के उस एफपीओ में आएंगे और 15 लाख भारत सरकार देगी, तो 30 लाख रुपए वो हो जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त 18 लाख रुपए और मिलेंगे। जो एफपीओ संचालक होगा, उसके अंदर जो एफपीओ का सीईओ होगा, उसको 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। ऑफिस किराया, टेलीफोन बिल, लाइट का बिल, ट्रैवलिंग खर्चा, ये मिलाकर 3 साल के लिए एफपीओ को सपोर्ट करेगी और 18 लाख रुपए एफपीओ की भारत सरकार और देगी आपको, यानी कि टोटल 33 लाख और किसानों का मिलाकर लगभग 48 लाख रुपए जो किसानों के समूह के पास में आ जाएंगे। उससे आपकी प्रोसेसिंग यूनिट तो हो सकता है बने या न बने 48 लाख से, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर प्रोसेसिंग के लिए आप अगर उसकी पैकेजिंग के लिए सारी व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी भारत सरकार 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितने भी आवश्यकता होगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से एफपीओ को अवेलेबल करवाएंगे, जिससे कि आपकी वहां पर प्रोसेसिंग भी होगी। एक फसल के 2 बार आपको मूल्य मिलेंगे, यानी कि जब आप फसल को पहली बार लेके आएंगे, जो मार्केट रेट है उसके अनुसार आपका एफपीओ जिसका आपको मिलेगा, बाद में जो जब प्रॉफिट होगा तो वो सारे किसानों का साल के अंत में उसको बोनस के रूप में शेयर मिलेगा। और इसमें सरकार कोई संचालन करने वाली नहीं होगी, चलाने वाली सरकार नहीं होगी। आप में से किसानों में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा और बाकी के डायरेक्टर बनेंगे और उसके बाकायदा चुनाव होंगे और चुनाव की प्रक्रिया से हर 3 साल के अंदर इसके बदलाव होता जाएगा और आपकी ही कंपनी होगी और आपका ही प्रॉफिट होगा। ऐसी नरेंद्र मोदी जी ने योजना प्रारंभ की है, उसके आप सदस्य बने और आने वाले समय के अंदर ऐसे देश भर में 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं और हर ब्लॉक में एक एफपीओ बनाया जा रहा है, उसके आप सदस्य बने। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसमें इसके अंदर भी आप एफपीओ में भी ले सकते हैं। आप अगर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो आप उसमें बना सकते हैं, वेयर हाउस बनाना चाहते हैं तो उसका भी उसके फंड के अंदर योगदान सहयोग है। यानी कि आप अगर कोई भी अगर प्रोसेसिंग से संबंधित अगर पैकेजिंग या प्रोसेसिंग के लिए आप अगर फंड को आवश्यकता इंडिविजुअल किसान की अगर बनाना चाहता है, गांव के अंदर अकेला किसान नहीं कि मैं तो मेरी ही फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए भी 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3% ब्याज की छूट है और 2 करोड़ रुपए तक का आपको लोन मिलेगा और वो भी बिना मॉर्गेज के। किसी प्रकार का आपको जमीन का कागज गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था की है, इसकी गारंटी भारत सरकार देगी। बैंक के पास में जाकर चक्कर काटने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आपको पोर्टल पर इसका प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपको वो सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी और उसकी गारंटी भारत सरकार देगी और बैंक आपके घर पर आकर आपको पैसा देगी, क्योंकि उसकी मैंने मॉनिटरिंग भारत सरकार स्वयं कर रही है। हर 15 दिन के अंदर सभी बैंकों के साथ मीटिंग होती है। जो प्रोजेक्ट 15 दिन 2 महीने के अंदर कंप्लीट अगर उसका प्रोजेक्ट पास नहीं करते, उसकी हम उनसे बाकायदा पूछताछ करके और कहते हैं कि क्यों नहीं किया, कोई कारण अगर अधिकतम अगर है, कभी वो बैंक का डिफॉल्टर रहा है तो उसको वो लोन नहीं मिलेगा, वरना उसको किसी भी सूरत में लोन को रोक नहीं सकते। ये सरकार की योजना है। और दूसरा ये कुल मिलाकर ये है कि देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को किसान को आगे बढ़ाना है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजनाएं बनाई है। और जो मैं आज कहना चाहता हूं, जैसा पहले भी जिक्र हुआ, इन सबके लिए देश के लिए कुछ जो पुरानी जो
कानून चल रहे थे, वो इस काम के लिए बाधा पैदा कर रहे थे, उसके लिए कुछ कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता थी, उसको लेकर कानून बनाए गए। आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कंपनी है और आज के दिन जो कानून है उसके अनुसार आपने अगर एफपीओ बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपकी कंपनी है, लेकिन आज का कानून ये कहता है कि आपके यहाँ पर आलू पैदा जो होता है उस आलू को पहले तो कम मंडी के अंदर जाकर बेचो और मंडी से मंडी टैक्स चुकाओ, और उसके बाद में अगर आपके बेटे ने आपके एफपीओ बनाया है उस एफपीओ के अंदर व्यापारी से खरीद कर और उसके बाद में आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। आज दिन तक का ये कानून है, डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर किसान अपने उत्पादन को नहीं बेच सकता। ये आज दिन तक का कानून बना हुआ है और वो भी मंडी टैक्स वसूल किया जाता है। जब मेरा ही उत्पादन है और मैं क्यों मंडी के अंदर जाकर पैसा देकर फिर मेरी कंपनी के अंदर लेके जाऊं? इसलिए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता थी कि किसान को इस बात की आजादी होनी चाहिए, देश के किसान को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने उत्पादन को जहां चाहे वहां पर बेचे, जिस रेट में वो चाहे वहां पर बेचे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश को आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन देश के किसान को आजादी अब जाकर मिली है। ये माइक बनाने वाली फैक्ट्री को अगर पूछा जाए तो ये कंपनी जो बनाती है देश के ही किसी भी कोने में बेचे, इसको कोई रोकने वाला नहीं। आपका साबुन बनाने वाला विश्व के किसी कोने में बेचे, उसको कोई रोकने या पूछने वाला नहीं। ये मोबाइल है जो आप मेरी बहन जी के पास से पड़ा है, इसको बनाने वाली कंपनी विश्व के किसी कोने के अंदर बेचे, लेकिन उसको कोई रोक या टोक नहीं। लेकिन मेरा धरती पुत्र अन्नदाता, मेहनत किसान, रात दिन खेत में मेहनत करने वाला, सांप बिच्छुओं के अंदर काम करके और वो जब फसल पकती है तब बेचने के लिए जाता है तो उसको मंडी के अंदर जाकर बेचना पड़ता है। वो अगर उसको दूसरे राज्य में अधिक रेट मिलती है तो वहां जाकर वो नहीं बेच सकता, ऐसा एक पाबंदी थी। अब देश के इस नए जो कृषि के 3 कानून बने उसके माध्यम से देश का किसान जहां चाहे मन चाहे स्थान पर मन चाहे रेट के ऊपर बेच सकता है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ये एक कानून की व्यवस्था की गई। न राज्य सरकार टैक्स वसूल करेगा, न केंद्र सरकार टैक्स वसूल कर सकती है। ये कानून के अंदर प्रावधान किया गया। दूसरा मैं आपको कानून और दूसरा जो कानून है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो लोग ये काले कानून की बात करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, और आप सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो काले कानून की बात कर रहे हैं वो काला है क्या। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जिसके अंदर अगर मान लो आपके उदाहरण के तौर पर आलू की रेट अगर कहीं पर तय की किसी व्यापारी ने और आपने मिलकर तय कर दी और एग्रीमेंट हुआ, 100 रुपए के स्थान पर एग्रीमेंट होगा, फसल पकेगी उस समय व्यापारी आएगा और उस एग्रीमेंट के अनुसार जो रेट तय की है उसके अनुसार वो फसल पकेगी, उसके बाद में आकर लेके जाएगा। खेत के अंदर किसान के खेत में व्यापारी खेती नहीं कर सकता, ये इस कानून के अंदर है। खेती तो किसान ही करेगा, लेकिन पकने के बाद फसल को लेके व्यापारी जब वो रेट तय की गई है उस रेट में लेके जाएगा। और उसमें आपने मान लो रेट तय कर दी, आलू की उदाहरण के तौर पर आपने 5 रुपए किलो रेट तय की और रेट फसल पकने के बाद में उसकी रेट घटकर अगर मान लो 2 रुपए हो गई या आपने उसकी 2 रुपए हो गई, तो व्यापारी को जो 5 रुपए में सौदा किया तो 5 रुपए किलो देना पड़ेगा, वरना व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको 150% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर आपके 5 लाख का आलू है तो 12.5 लाख रुपए की पेनल्टी उस व्यापारी के ऊपर लगेगी। अब दूसरे मान लो आलू की रेट बढ़कर 10 रुपए हो गई तो किसान का मन बदल सकता है कि मैंने तो सौदा 5 रुपए में किया लेकिन मार्केट में रेट तो 10 रुपए। तो ऐसे समय में किसान स्वतंत्र है, बढ़ी हुई दर पर 10 रुपए में दूसरे व्यापारी को बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। व्यापारी सौदे से मना करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और किसान ने अगर सौदे से मना कर दिया तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये जरूर है कि जो एडवांस में पैसा लिया जो उसने एग्रीमेंट में वो उसको वापस लौटाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी हमने प्रावधान किया। उसमें यह है कि किसान से पूछा जाएगा
एसडीएम सुनवाई करेगा, वो पूछेगा एसडीएम किसान से कि तुम जो ये एडवांस में पैसा लिया है वापस कैसे दोगे, और उसमें वो किसान कहेगा मैं तो इसको 6 महीने में दूंगा, तो एसडीएम लाइन लिख देगा 6 महीने में तुम्हारे को पैसा किसान देगा। अगर वो कहेगा नहीं तो मैं तो 1 साल बाद में जब मेरी फसल पकेगी तब दूंगा, एसडीएम उस लाइन को लिखेगा कि इस तेरे को ये जो पैसा है अगली फसल आएगी तब किसान देगा। और उसमें भी वो ये भी कह देता है किसान की मैं तो इसको किस्तों में दूंगा, तो एसडीएम उसमें लिखेगा कि इसको किस्तों के अंदर पैसा तुम्हारे को व्यापारी को जो पैसा है उसको मिलेगा। किसान को बाध्य नहीं कर सकता एसडीएम कि तुम इसके 12 महीने में क्यों दे रहे हो, तुम्हें 1 महीने में देना है या 2 महीने में देना है। इस प्रकार की लाइन लिखने के लिए किसान को एसडीएम बाध्य नहीं कर सकता। जो शब्द किसान बोलेगा वही लाइन एसडीएम को लिखनी पड़ेगी। और उसमें भी मैं आपको और कहना चाहूंगा कि उसके अंदर उसने जो लाइन लिखी है उसमें बिना ब्याज की ये भी है। अगर उसने 1 साल बाद का कह दिया उस 1 साल में भी ये बाध्यता है कि वो किसी बिना ब्याज के पैसे का प्रावधान है, ब्याज का 1 रुपया भी किसान नहीं देगा, जो एडवांस में दिया वही वो देगा। और उसमें एक और है, इसमें अगर आपके किसी किसान के खेत में किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वहां पर कोई कोल्ड स्टोरेज बना दिया, वेयर हाउस बना दिया, और उसने उसका 5 साल बाद में एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में जब वो जाएगा 5 साल या 7 साल का उसका एग्रीमेंट है, उसके बाद में वो जो उसने कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस या जो भी मकान बनाया वहां पर उसकी व्यवस्था के लिए, उसको या तो वो साथ में ले जाए या तोड़ कर जाए। उसको किसान को ये नहीं कह सकता कि इसका पैसा तुम्हें आधा हमें देना पड़ेगा, 10% हमें देना पड़ेगा, या तो तोड़ के जाए या छोड़ के जाए, वो संपत्ति किसान की हो जाएगी, उस पर दूसरे का किसी का अधिकार नहीं होगा। ये भी कानून में प्रावधान किया है। और उसमें एसडीएम किसान के विरुद्ध जो पैसे का प्रावधान किया कि अगर एडवांस लिया वो वापस नहीं देना है, वापस अगर मान लो, मैं तो इसमें ये कहता हूं कि किसान अगर कह दे अंत में जो एडवांस में पैसा लिया है, और अगर किसान कह दे मैं तो देने में असक्षम हूं और मैं पैसा नहीं दूंगा, तो भी इस कानून में कोई प्रावधान नहीं कि उसकी जमीन को कुड़क करके भी व्यापारी को पैसा दिलाए। अगर किसान खा गए तो खा गए। अब मुझे बताओ इसमें काला क्या है, किसान के लिए क्या जमीन जाने से संबंधित जब जमीन का प्रावधान नहीं, एसडीएम किसान के विरुद्ध फैसला सुना ही नहीं सकता, तो फिर आप मुझे बताइए काला क्या है। काले कानून का जिक्र करने वाले आज दिन तक मुझे नहीं बता पाए। मैंने लोकसभा के अंदर भी कहा कि अगर किसान की जमीन से जाने से संबंधित विपक्ष अगर एक भी पॉइंट बता दे तो मैं उसी स्थान पर अभी संसद के अंदर हमेशा के लिए राजनीति छोड़कर घर चला जाऊं और मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। लेकिन विपक्ष बोल नहीं पाया, न कुछ कह पाया कि इस कानून की इस धारा के अंदर किसान की जमीन जाती है। सिर्फ गुमराह करने की राजनीति चल रही है देश के अंदर। लेकिन देश का किसान भी समझदार है, जान चुका है इस बात को अच्छी तरह से। अब कुल मिलाकर एक ही है कि आने वाले समय के अंदर देश के किसान को मजबूत करना है तो मातृशक्ति को जागना होगा। मातृशक्ति को समझना होगा कि मेरे देश के इतना बड़ा योगदान देने बाद आज देश को आजादी मिली है, ऐसी आजादी नहीं मिली है। आज भगत सिंह जी के पोते यहाँ पर बैठे हैं, पड़पोते, उन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते जान दी थी, फांसी पर झूल गए। ऐसे इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए 6,32,000 से अधिक देश के नागरिकों ने जान दी, तब जाकर भारत को आजादी मिली है। ऐसे आजादी नहीं मिली है। ऐसे हमारे देश के बलिदान देने वालों को ये पता नहीं कि उन्होंने यह सोचा था कि इस देश के अंदर कृषि के ये हालात होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर किसानों के लिए जिस तरह से आजादी तो मिली, उसके बाद में आजादी के बाद में कृषि के लिए जैसा मैंने कहा कि जितनी योजनाएं बनी अगर पहले बन गई होती तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि हमारे देश किसान आज विकासशील नहीं होता, विकसित देशों के अंदर होता। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर हुआ करते थे। हमारे यहाँ पर खजाने की कोई कमी नहीं होती थी। सोने की चिड़िया हमने ऐसे ही नहीं कहा। यहाँ पर सोमनाथ का एक मंदिर जिसको 6 महीने तक लुटेरे लूट के गए लेकिन उसको खाली नहीं कर पाए, ऐसे कितने हमारे देश के अंदर खजाना था।
पहले इस देश के अंदर मुगलों ने आकर इस देश को लूटा, उसके बाद में अंग्रेजों ने लूटा और उसके बाद में काले अंग्रेजों के रूप में उन भूखे भेड़ियों ने इस देश को 60 साल तक गरीबों का खून चूसने और नोचने का काम किया। क्यों पहले ऐसी योजना नहीं करी गरीबों और किसानों के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के लिए, इसलिए मैंने ये जिक्र किया कि बहनों ने इस देश के लिए, आजादी के लिए सबने योगदान दिया। अब हमें आगे आना होगा और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मातृशक्ति हमारी माता है। जैसा देवी देवताओं में मां की बात मैंने पहले जिक्र किया, आज मां की बात करें तो मां की वास्तव में मां हर जगह देखते हैं तो आज ऐसी स्थिति हिंदुस्तान के अंदर खड़ी हो गई। आज मातृशक्ति सामने बैठी तो मैं कुछ बात कहना चाहता हूं अलग से। इस देश के अंदर आपने देखा होगा, आज गो माता हमने गाय को मां की संज्ञा दी, जो हमें हमारी मां जिसका हम दूध पीते हैं। और हम सब यहाँ शहर में रहने वाले भी गाय का दूध की मिठाई खाते हैं, गाय का दूध पीकर हम अपने सुबह दिन की शुरुआत करते हैं, चाहे गांव में रहने वाला हो चाहे शहर में रहने वाला हो। लेकिन गौ माता जिसको हमने मां कहा, उसकी दुर्दशा कैसी है? जब तक वो दूध देती है तब तक तो हम उसको खूंटे के बांध के रखते हैं, और जब वो दूध देना छोड़ देती है उस समय उसको हम लोगों के लट खाने के लिए छोड़ देते हैं। और गऊ गई और उसको पता है उस लट खाने के बाद लोग कहते हैं कि ये आवारा गाय। मैं कहना चाहता हूं आवारा वो गौ माता नहीं है, आवारा वो लोग हैं जिन्होंने उस मां को छोड़ दिया। इस गायों के लिए आज हमारी बहन बैठी है कितने सालों से विदेश से आकर, और यहाँ पर उन्होंने 2000 गायों को लिए गायों की गौशाला खोली है। ऐसी देश भर के अंदर कितनी गौशालाएं खोली जा रही है, और गायों की गौशाला खोलने की नौबत क्यों आ रही है? सबसे पहले तो प्रश्न ये है, क्योंकि हमारे गाय के प्रति जो गौ माता दूध देने वाली है उसको सिर्फ दूध तक हमने सीमित रखा, लेकिन उसके अंदर जो उसके गुण है, अरे गाय के गोमूत्र में गुण है, गाय के गोबर में गुण है, लेकिन उसके अंदर हमने उसको महत्व नहीं दिया। और गाय हमारी जो गौ माता है वो दर दर की ठोकर खा रही है। हमारे जन्म देने वाली माँ हो, उस माँ को भी हमारे को अनाथालय खोलने के लिए आपको देख रहे हैं कि इस देश के अंदर जो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि हमारा देव जो माँ है उसको हम पूजते हैं, और उसी के लिए हमारे को अनाथालय खोलने पड़ रहे हैं। अनाथालयों के अंदर हमारी कई ऐसी मैंने बुजुर्ग माताओं को देखा है जिनके बेटे इसलिए छोड़ देते हैं कि वो धनाढ्य हो गए, पैसे वाले हो गए, और गरीब माँ को वो वहां पर इसलिए छोड़कर चले आते हैं। जो बचपन में खुद गीले के अंदर सोती है, खुद अपने बेटे को सूखे के अंदर सुलाती है, अपने बेटी को सूखे के अंदर सुलाती है, उस बहन माँ के दर्द को कभी आपने समझा है क्या? ऐसे कई परिवार में मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ये ठान लें तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि मां के साथ में कभी ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वो होता तो कहीं न कहीं अपने घर के सामने, अपने परिवार के अंदर ही होता। हम देखते हैं जब हम दूसरे को अगर होता हुआ देखेंगे तो कल हमारे में भी ये भी बीत सकती है। अभी तो शुरुआत हुई है, इसको भी रोकने की आप मातृशक्ति के रूप में बैठे तो हमें इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। एक बार की मैं घटना बताना चाहूंगा। एक बार एक माँ थी, बुजुर्ग थी, 80 साल की उम्र थी, 70-80 साल की उम्र में उसका एक बेटा था, और वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो जंगल में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी, और लकड़ी काट कर वो अपना भरण पोषण करती थी, बेटे का भी पेट भरती थी, खुद का भी भरती थी, और ऐसे उसके जीवन चक्र चल रहा था। और वो चक्र चलते चलते जब बेटा बड़ा हो गया तो उस बेटे ने कहा कि मां अब मैं बड़ा हो गया हूं और लकड़ी मैं लाऊंगा, घर में चलाऊंगा, तू मां घर पर आराम कर, तू अब काफी बुजुर्ग हो गई। ये स्थिति जब वो बात सुनती तब मां उसको कहती बेटा अभी तू छोटा है, क्योंकि मां को हमेशा बेटा छोटा ही लगता है। इस तरह से वो कहती है, फिर कुछ दिन और बात चलती है, ऐसे करते करते और समय गुजरता है, फिर भी बेटा और कभी और जिक्र करता है, कहता है कि नहीं माँ अब तो बुजुर्ग हो गई है, मैं जाऊंगा जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तब एक दिन माँ सहमति दे देती है और कहती है हाँ बेटा तू जा जंगल में लकड़ी काट के ला, लेकिन तुझे वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, कई ऐसे जंगल में जानवर रहते हैं, ऐसे कई लोग रहते हैं जिनसे तुम्हें बचकर चलना है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये दुनिया नई है और जंगल में कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के जानवर रहते हैं, उनसे बचना भी है।
ये सोचकर वो जब जंगल में कहता है, माँ को कहता है बेटा तुझे माँ चिंता नहीं करनी, मैं सब व्यवस्था देख लूंगा। ऐसे करके वो जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए और लकड़ी लेके आता है, घर चलाता है। कुछ दिन चलता रहता है ऐसा। एक दिन उसको जंगल में एक लड़की मिलती है और उस लड़की को देखकर वो उस लड़की की ओर आकर्षित होता है। लड़की खूबसूरत होती है और वो उसको देखकर जैसे ही आकर्षित होता है तब उसके बीच में कुछ दिन बातचीत चलती है। एक दिन वो कहता है उस लड़की से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की समझदार थी। लड़की ने कहा कि मैं इसकी कुछ परीक्षा लूं और उस लड़की ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और उससे कहा कि मैं तेरे से शादी तो कर लूंगी, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उसने कहा क्या शर्त है बता दो। उस लड़की ने कहा मुझे तेरी माँ का कलेजा चाहिए, अगर वो तू चीर कर लाकर अगर मुझे दे दे तो मैं तेरे से शादी कर लूं। लड़के ने एक पल भी ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने कहा कि मैं अभी जाता हूं और मेरी माँ का कलेजा चीर कर लाता हूं। और वो लड़का वहां से हाथ में खंजर लेकर निकलता है और जंगल के अंदर से दौड़ता हुआ जाता है घर पर। और घर पर उसकी माँ इंतजार करती है दहलीज के ऊपर खड़ी खड़ी और वो इंतजार करती है। माँ बेटे को देखकर एकदम कहती है बेटा तू आ गया, काफी उदास लग रहा है, कुछ 2-3 दिन से तू काफी उदास घूम रहा है, क्या बात है तेरी। और वो इस तरह से देखता है और फिर माँ कहती है बेटा उसकी ओर देखता है, फिर कहता नहीं मेरे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस लड़के के तो मन में कुछ और ही था और वो उस माँ से कहता है कि माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा कलेजा चाहिए। ऐसे करके उसकी छाती के अंदर वो खंजर घोंप देता है और उसकी माँ का कलेजा निकाल देता है। माँ तड़प 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 कर वहीं पर दम तोड़ देती है और माँ मर जाती है। और जब माँ मर जाती है तब वो लड़का खून से लथपथ उसका जो वो कलेजा होता है उसको लेकर जंगल की ओर भागता है जहाँ पर उसकी माँ सुबह करनी है। और वो दौड़ते 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 जाता है। जैसे ही उसको जोर से ठोकर लगती है, वो ठोकर लगती है, नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही उसके हाथ में से उसकी माँ का कलेजा दूर जाकर गिर जाता है और दूर गिरता है। वैसे ही वो लड़का तुरंत उठता है, माँ के कलेजे के हाथ लेता है। उसी समय कलेजे में से आवाज आती है माँ के कि बेटा तेरे कहीं लगी तो नहीं। उस माँ के उस समय भी दर्द था कि बेटा तेरे कहीं लगी तो नहीं। ऐसे करके वो फिर निकलता है और वो उसको दया में नहीं आती, वो लेकर कलेजा और उस मासूका के सामने जाकर खड़ा होता है और जाकर कहता है कि देख मैं तेरे लिए मेरी माँ का कलेजा लेके आया हूँ। उस लड़की को विश्वास नहीं होता है कि वो वास्तव में अपनी माँ का कलेजा लेके आ गया। उसी समय वो लड़की कहती है अरे तू जब तेरी माँ का नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से होगा। ऐसे करके उसको ठुकरा देती है। तो माँ का नहीं वो किसी का नहीं होता है। इसलिए उस माँ का कहने उसके बाद पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, जिरह होती है और जज साहब के सामने टेबल पर माँ का कलेजा रखा जाता है। वहां पर लड़की खड़ी होती है, इधर लड़का खड़ा होता है, दोनों के बीच में जिरह होती है और जज साहब फैसला सुनाते हैं। और जब जज साहब फैसला सुनाते हैं तो उस समय भी जज साहब कहते हैं कि जो इसने इतना घृणित कार्य किया कि अपनी माँ का कलेजा जिसने चीर दिया वो कभी ऐसा अच्छा हो नहीं सकता। ऐसा घृणित कार्य करने वाले को फांसी की सजा सुनाते हैं और जैसे ही फांसी की सजा सुनाई जाती है उसी समय जज साहब की टेबल पर पड़े माँ के कलेजे में से फिर से आवाज आती है जज साहब मेरा बेटा नादान है, उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो। माँ इतनी करुणामयी होती है, उस माँ को कैसे लोग छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज हमारी गौ माता की ये दुर्दशा है और हमारे भारत माता के अंदर यहाँ पर भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की जो हमारी माँ है वो भी इस तरह से अनाथालय के अंदर रहती है, उसकी भी है। और दूसरा भारत माता आज देश के अंदर इसकी आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उस देश के अंदर आज ऐसे लोग भी खड़े जो भारत माता को गाली देने का। सर आज किसान कल्याण परिषद में जिस ढंग से महिला की उपस्थिति हुई है क्या कहेंगे? आज देश के विकास के अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। देश की आज़ादी से लेकर आज विकास के अंदर निश्चित रूप से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। आज ये कार्यक्रम रहा जिसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर किसान कल्याण परिषद के द्वारा जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र की है या किसानों से संबंधित है
उन योजनाओं को अवगत करवाया जाएगा, उनकी जानकारी दी जाएगी। इस दृष्टि को रखते हुए आज ये बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया, जिसमें मातृशक्ति ने संकल्प लिया है कि मोदी जी की योजना को हम घर घर तक और गांव तक पहुंचाएंगे। कहीं न कहीं योजनाएं ग्रामीण स्तर तक, पंचायत स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है, और ये जो संस्था काम कर रही है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी संस्थाओं को जो महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की, जो वास्तव में गांव के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचती है, तो उसको लेकर ये जन जागरण का काम कर रहे हैं। सरकार भी प्रयास करती है, कई ऐसी योजनाएं भी है जिसमें ट्रेनिंग भी है, उनको जागृत करने का भी योजना है, कई तरह से करती है, लेकिन जब तक सबका सहयोग नहीं होता तब तक वो योजना धरातल पर नहीं पहुंचती। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सभी का प्रयास है, और उसी प्रयास की कड़ी के अंदर ये संस्था आने वाले समय के अंदर जो मोदी जी की योजना है वो नीचे तक पहुंचे। अभी बारिश के दौरान जिस ढंग से किसान का पूरा धान बर्बाद हो चुका है, उसके लिए क्या सरकार कुछ घोषणाएं करेगी? ऐसा है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो किसानों के साथ खड़ी है। पहले भी कभी ऐसी अगर कोई आपदा आई है तो राज्य सरकार ने जो गिरदावरी रिपोर्ट दी है उसके आधार पर उसको क्लेम दिया गया है, और अभी भी जहाँ भी नुकसान हुआ है और राज्य सरकार अपनी गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर और किसान को नुकसान की क्लेम को भेजेंगी, तो भारत सरकार है वो किसानों के उस क्लेम को देगी, और निश्चित रूप से जहाँ भी ऐसी रिपोर्ट आएगी तो उसको ध्यान रखते हुए आप किसानों के साथ में मोदी जी की सरकार खड़ी है। किसान कल्याण परिषद के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम सुदीप तो- त्यागी जी, आलोक जी की पूरी टीम को। ऐसा है कि कोई भी संस्था हो जो मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाती है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में जो इतनी कल्याणकारी योजना है, और आज इतने बड़े जन समूह के अंदर और इतनी महिलाओं की संख्या थी, और उन्होंने भी ये संकल्प लिया। कई बहनों ने कहा कि ये पहली बार हम योजना को सुन रहे हैं, तो वो जब नीचे जाएगी तो उन योजनाओं का लाभ अवश्य सभी को मिलेगा। सर बिल्कुल सर, योजना हमेशा बनती आई है, लेकिन यही प्रॉब्लम रही है कि ये लोगों तक पहुंचती नहीं है। ग्रामीण के जो आप महिला की बात कर लो या पुरुष की बात कर लो, किसानों की बात कर लो, तो योजना उन लोग तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इसके लिए क्या प्रयास? ऐसा है कि पहले योजना नीचे पहुंचाने के प्रयास भी नहीं हुए, और कृषि का इतना बजट भी नहीं था जिसको लेकर वो नीचे जाकर जनता को बता सके। जो यूपीए की सरकार थी उसमें 2014 तक तो कृषि का टोटल बजट ही 23,000 करोड़ रुपए था, लेकिन अभी कृषि का बजट है वो 1,23,000 करोड़ है, यानी कि यूपीए से 1 लाख करोड़ रुपए अधिक है। और किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में जा रहा है, 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए ट्रेनिंग का भी पार्ट रखा गया है। तो हर दृष्टि से मोदी जी की सरकार है वो किसानों के लिए काम कर रही है, चाहे एमएसपी को 1.5 गुना करने का विषय हो। कुल मिलाकर एक ही है कि अब वो समय आ चुका है कि किसानों तक योजना पहुँचे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात को विशेष ध्यान में रखकर काम कर रही है। पहले जो सरकारें रही उन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से तो कृषि को छोड़कर लोग नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगे, वरना खेती तो उत्तम ही थी, लेकिन अब भविष्य में कृषि उत्तम होगी। जिस ढंग से धरना प्रदर्शन जारी है 10 महीनों से, उनके लिए क्या है? ऐसा है कि ये कानून है वो किसानों के कल्याण के लिए बने, देश के किसान के लिए बने, और किसानों की ये मांग थी लंबे वर्ष की हमें कब आज़ादी मिलेगी, और इसी कानूनों के माध्यम से आज़ादी मिली है, और मनचाही रेट के ऊपर बेच सकेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये कानून निश्चित रूप से किसानों के हित के लिए बने हैं, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उन लोगों को हमने कई बार कह दिया कि इसमें आप जो काला चीज़ कह रहे हैं वो काला बता दें, या ज़मीन जाने की बात करते हैं ज़मीन का प्रावधान बता दें इस कानून में कहाँ जा रहा है, वो बता नहीं पा रहे। सिर्फ पॉलिटिक्स दिख रही है इसके अंदर, और किसान का कंधे का उपयोग लेकर और निशाना साधना चाह रहे हैं। लेकिन देश का किसान है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और जिसका प्रत्यक्ष आपने आज की बैठक में देखा होगा, मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर हजारों की संख्या में मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आई और योजनाओं को समझने भी आई।